Hello friends, so in this video lecture we will discuss previous year NEET paper and पिछले वीडियो में हमने 1 से लेके 15 तक क्वेश्चन डिस्कस किया था। इस वीडियो में हम क्या करेंगे 16 से 30 तक क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। ठीक है, अगर एनालिसिस करें पिछले वीडियो का, पिछले जो 1 से 15 क्वेश्चन थे तो उसमें क्या था कि क्वेश्चन का जो लेवल था वो इजी टू मॉडरेट था। ठीक है, मतलब अगर आपको एवरेज स्टूडेंट हो तो आराम से आप वो 15 के 15 क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। क्लियर? तो अब देखते हैं कि आगे नेक्स्ट जो 16 टू 30 क्वेश्चन है उसमें लेवल क्या होता है और कैसे सॉल्व किया जाता है, करते हैं क्वेश्चंस को। ओके, तो चलो स्टार्ट करते हैं। ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 16 और देखते हैं क्या है क्वेश्चन। अ बॉडी वेट्स 200 न्यूटन ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ। ठीक है, हाउ मच विल इट वेट हाफ अवे डाउन टू द सेंटर ऑफ अर्थ। तो सिंपल सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि जो अर्थ के सरफेस पे किसी बॉडी का वेट जो है डेट इज 200 न्यूटन है। ठीक, ओके। और अगर ये डाउन जाते हैं, हम सरफेस के इनसाइड जाते हैं, सरफेस के इनसाइड जाते हैं तो क्या होगा, उसका वेट बताना है। ठीक, तो हमें फॉर्मूले पता है कि हमने पढ़ा था कि एक्सेलरेशन ड्यू टू जो वेरिएशन होता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी में, वो हाइट की वजह से भी होता है और इनसाइड जाते हैं तब भी होता है। तो यहाँ हमें जो फॉर्मूला यूज करना है वो कौन सा करना है, इनसाइड वाला। तो इनसाइड वाला फॉर्मूले में फॉर्मूला क्या था हमारा, जी डैश इक्वल टू जी 1 माइनस एच बाय आर। ठीक, एच क्या था, कितना हम अर्थ के सरफेस से इनसाइड जा रहे हैं। ठीक है, तो जी डैश क्या था, वेरिएशन इन जी, और जी है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ। ठीक, अब क्वेश्चन में बोल रहा है कि हमारा जो कितना एच है, कितना नीचे गए हम लोग, हाफ अवे डाउन टू द सेंटर ऑफ अर्थ, यानी कि जो रेडियस ऑफ अर्थ है उसका हाफ हमें इनसाइड जाना है। तो जी की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो जी हो जाएगा हमारा 1, एच क्या हो जाएगा r/2, तो ये टू करने पे कैंसिल हो जाएगा, तो जी हो जाएगा, जी डैश कितना हो जाएगा, g/2। यानी अर्थ के अगर हम हाफ रेडियस पे जाएंगे नीचे तो जी की वैल्यू क्या हो जाएगी, g/2। इट मीन्स कि अगर जी की वैल्यू g/2 हो गई तो वेट क्या कितना होगा इस बॉडी का, तो इस बॉडी का वेट कितना हो जाएगा, वो भी हाफ हो जाएगा। तो वेट की वैल्यू क्या हो जाएगी, 100 न्यूटन। ठीक, तो ऑप्शन देखते हैं, दैट इज 4th। नेक्स्ट क्वेश्चन, 6 सिमिलर बल्ब आर कनेक्टेड एज शोन इन फिगर विद अ डीसी सोर्स ऑफ ईएमएफ ई। ठीक है, 6 बल्ब हैं जो डीसी सोर्स के साथ कनेक्टेड है। बोल रहा है कि एंड जीरो इंटरनल रेजिस्टेंस, यानी जो हमारी बैटरी है उसकी जो ईएमएफ है वो ई है और इंटरनल रेजिस्टेंस क्या है, जीरो है। ठीक, द रेशियो ऑफ पावर कंज्यूम्ड बाय बल्ब व्हेन द ऑल आर ग्लोइंग एंड इन द सिचुएशन व्हेन द 2 फ्रॉम द सेक्शन ए एंड 1 फ्रॉम सेक्शन बी आर ग्लोइंग। तो हमें बताना है कि फर्स्ट इसमें क्या बोल रहा है कि जब सारे के सारे बल्ब ऑन है तो उस टाइम पावर कितना कंज्यूम हो रहा है, उसका रेशियो। और दूसरे कंडीशन में क्या है, जब फर्स्ट सेक्शन में कितने बल्ब जल रहे हैं, ग्लो कर रहे हैं, 2 बल्ब ग्लो कर रहे हैं, और सेकंड सेक्शन में सिर्फ एक ही बल्ब ग्लो कर रहा है, तो इस टाइम पावर का क्या कंजम्पशन हो रहा होगा। तो इन दोनों का हमें रेशियो फाइंड करना है। ठीक है, हम देखते हैं सर्किट। अब सर्किट को अगर ध्यान से देखो तो सर्किट जो हमारा बना रखा है ये एक अगर हम पेयर्स में लेके चलें तो ये हमारा एक व्हीट स्टोन ब्रिज की तरह काम दिख रहा है। ठीक, क्या ये व्हीट स्टोन ब्रिज है, कैसे, चलो एक्सप्लेन करता हूँ मैं फिगर से। इसने क्या कर रखा है कि जो हमारा बल्ब है वो कनेक्टेड है एक यहाँ पे। ठीक,
उसके बाद क्या किया, दूसरा बल्ब कनेक्शन है सेक्शन ए एंड सेक्शन बी का देख रहे हैं। उसके बाद नीचे है इसके पास एक बल्ब, फिर एक बल्ब बी वाला है। ठीक, अब दो दो लेके चल रहा हूँ मैं, और इन दोनों का कनेक्शन कर रखा है। अब देखो इसका सिमिलर बल्ब बोल रखा है, क्वेश्चन में क्या बोला है, देखो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है वो, 6 सिमिलर बल्ब, यानी सिमिलर बल्ब का मतलब क्या हुआ, उनका रेजिस्टेंस भी सेम होगा। तो मान लेते हैं आर रेजिस्टेंस इसका भी। ठीक, अब दो देखो व्हीट स्टोन ब्रिज का क्या है, स्ट्रक्चर कैसा होता है, इस टाइप का होता है स्ट्रक्चर। और यहाँ पे कनेक्शन होता है, यहाँ पे हम गैल्वेनोमीटर एमीटर या कुछ भी लगा सकते हैं। तो इसमें सिंपल वायर से कनेक्ट कर रखा है, सेम स्ट्रक्चर है। इसको अगर मैं एक्सपैंड कर दूँ इस पॉइंट को, तो सेम इसी तरह बनेगा। ठीक है, अब इसमें व्हीट स्टोन बैलेंस व्हीट स्टोन ब्रिज क्या होती है, अगर मान लो इसका रेजिस्टेंस का नाम दे रहा हूँ मैं, एक बैलेंस्ड व्हीट स्टोन ब्रिज में क्या होता है, इफ रेजिस्टेंस R1 इंटू R4 इक्वल टू R2 इंटू R3, तो जो इस मान लो यहाँ एमीटर है, तो एमीटर से करंट कितनी हो जाएगी, दैट इज 0। मतलब इस वायर का कोई रोल सर्किट में नहीं रहेगा, इस वाले वायर का। तो सिंपली हम क्या कर सकते हैं, अब चेक करते हैं हमारा जो गिवन सिचुएशन है वो बैलेंस व्हीट स्टोन ब्रिज का है या नहीं है। तो सिंपल है, ये भी आर इंटू आर, आर स्क्वायर, आर इंटू आर स्क्वायर, तो बैलेंस इक्वल हो गया दोनों, तो बैलेंस हो गया। इट मीन्स क्या हुआ कि इस वायर का कोई रोल नहीं है। तो हम क्या कर सकते हैं, इस वायर को हटाकर फिगर बना सकते हैं। ठीक है, दूसरा बल्ब आ गया हमारा, और उसके बाद देखो थर्ड वाले केस में भी यही बनेगा। नीचे के जो दो बल्ब हैं, ये वाले दो पेयर हैं, इनका भी सेम केस है। ठीक, इनका भी रेजिस्टेंस क्रॉस मल्टीप्लाई करके देखो इक्वल आ जाएगा। तो इट मीन्स कि इस वायर का भी कोई रोल नहीं है, तो ये दोनों वायर हटा देंगे, तो हमारा फिगर कैसा बन जाएगा, तो फिगर में आ जाएगा ये इस टाइप से। तो यहाँ पे देखोगे तो जो एक ही लाइन में थे रेजिस्टेंस जो बल्ब थे वो सीरीज हो गए, और इनका कॉम्बिनेशन क्या हो जाएगा, आपस में पैरेलल में हो जाएगा। तो सिंपल आर आर रेजिस्टेंस है, तो ये हो जाएगा 2R। तो हमारा अगर हम रेजिस्टेंस से रिप्लेस करके देखें तो ये 2R आ गया, ये भी 2R आ गया, और ये भी 2R आ गया। और इन तीनों का कॉम्बिनेशन जो होगा, तो आर नेट कितना आ जाएगा, पैरेलल कॉम्बिनेशन लेंगे तो क्या आएगा, 2R/3। ठीक, तो अगर मैं पावर कंज्यूम निकालूं, इतना हमारा क्या मिला, रेजिस्टेंस आ गया बल्ब का नेट रेजिस्टेंस, और बैटरी कितनी वोल्ट की है, ई लिखा हुआ है, तो पावर कितना कंज्यूम हो रहा, तो P1 ले लेते हैं इसको। तो पावर का फॉर्मूला क्या लेंगे, वोल्टेज के टर्म में V²/R होता है, तो V यहाँ पे E है, तो E² नेट आर कितना है, 2R/3। तो दिस इज आवर फर्स्ट इक्वेशन। ठीक, अब सेकेंड केस देखते हैं। सेकेंड केस में बोला है उसने, इन सिचुएशन व्हेन द 2 फ्रॉम द सेक्शन ए एंड 1 फ्रॉम सेक्शन बी आर ग्लोइंग, इसमें दो बल्ब जल रहे हैं, इसमें एक ही बल्ब जल रहा है। तो इसमें क्या फिगर बनेगा, तो इस केस में फर्स्ट सेक्शन में दो बल्ब जल रहे हैं, यानी दो बल्ब ले लिया हमने। ठीक है, और सेकेंड सेक्शन में सिर्फ एक ही बल्ब जल रहा है, एक बल्ब ले लिया, तो ये हमारा सर्किट बन जाएगा। ठीक, तो यानी आर रेजिस्टेंस हो गया इसका। तो सिंपली देख रहा है कि ये जो दोनों आर है वो क्या है, आपस में पैरेलल है, और इनका कॉम्बिनेशन इस वाले के साथ सीरीज में है।
तो इट मीन्स कि जो नेट रेजिस्टेंस हो जाएगा R/2 प्लस R, तो ये हो गया हमारा 3R/2। ठीक, तो इससे अगर पावर निकालेंगे, इसको P2 ले लिया मैंने, EMF बैटरी हो गई और 3R/2 आ गया सेकेंड इक्वेशन। अब बोल रहा है P1/P2 फाइंड करना है, मतलब रेशियो फाइंड करना है इनका। तो P1/P2 जो हो जाएगा, इसका स्क्वायर है यहाँ पे, E²/R होता है, तो 3E²/2R इंटू 2E²/3R। 3R ऊपर चला जाएगा, तो यहाँ देखो कैंसिल हो जाएगा और ये आ जाएगा 9/4। ठीक, तो देखते हैं ऑप्शन। तो ऑप्शन में 9/4 कौन सा है? ऑप्शन में 9/4 कौन सा है? सेकेंड वाला। ठीक, तो इसका आंसर हो जाएगा 17 का आंसर क्या आएगा? सेकेंड। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 18 है। क्वेश्चन बोल रहा है कि फॉर अ पी टाइप सेमीकंडक्टर विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर 18 में हमें सेमीकंडक्टर के चैप्टर से है। अब स्टेटमेंट में क्या है? इलेक्ट्रॉन आर मेजॉरिटी कैरियर्स एंड ट्राईवैलेंट एटम आर डोपेंट्स। होल्स आर मेजॉरिटी कैरियर एंड ट्राईवैलेंट एटम्स आर डोपेंट। अब देखो पी टाइप सेमीकंडक्टर में क्या होता है, उसमें मेजॉरिटी कैरियर कौन से होते हैं? तो सिंपली होल्स होते हैं। ठीक, और होल्स कब फॉर्म होंगे? होल्स फॉर्म होंगे जब क्या होगा कि इसको पेंटावैलेंट एटम मिक्स करना होगा या फिर ट्राईवैलेंट। तो सिंपली अगर मुझे होल्स क्रिएट करना है तो कम वाला मिक्स करना पड़ेगा। इट्स मीन्स कौन सा? ट्राईवैलेंट मिक्स करने होंगे। तो आंसर क्या होगा इसका? सेकेंड क्वेश्चन होगा होल्स आर मेजॉरिटी कैरियर एंड ट्राईवैलेंट एटम आर डोपेंट। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं। बोल रहा है कि एवरेज वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल एग्जीक्यूटिंग SHM इन कंप्लीट वाइब्रेशन है। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन है। हम ले लेते हैं एक पेंडुलम को लेके चलते हैं। सिंपली क्या कर रहा है ये? SHM कर रहा है। दो इसका एक्सट्रीम पॉइंट बना लिया हमने। अब मान लो कि इस पॉइंट A B नाम दे रहे हैं हम इसको। सी A से उसने स्टार्ट किया है अपना मोशन, तो A से जाएगा B, अब B से आएगा वापस जाएगा C, और C से वापस जब A पे आएगा तब जाके उसका कंप्लीट 1 साइकिल होगा। ठीक है, तो इसमें देखो उसकी वेलोसिटी बोल रहा है क्वेश्चन में, एवरेज वेलोसिटी क्या होगी? तो एवरेज वेलोसिटी क्या होती है? तो एवरेज वेलोसिटी होगी डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। तो डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? उसने ए से स्टार्ट किया था, वापस ए पे है, तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया? 0 हो गया। तो एवरेज वेलोसिटी क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी। ठीक, तो कोई भी अगर SHM कर रहा है तो 1 कंप्लीट वाइब्रेशन में जो उसका एवरेज वेलोसिटी होगा वो 0 होगा। दूसरा एग्जांपल आप कोई भी इसका ले लो, वाटर स्ट्रिंग वाले में, स्ट्रिंग में जो वाइब्रेशन होता है उससे ले सकते हो। ठीक, इसमें भी क्या हुआ, यहाँ से मान लो इस पार्टिकल को लिया, तो ये पार्टिकल ऊपर जाएगा, फिर नीचे आएगा, फिर वापस यहीं पे आएगा, तो वहाँ भी डिस्प्लेसमेंट 0 हो गया। ठीक, तो ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया हमारा, और इसका ऑप्शन कौन सा आएगा? 4th वाला। क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 बोल रहा है कि यूनिट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी इज। तो ये सिंपल क्वेश्चन है और इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा 4th, वॉट पर मीटर पर केल्विन। देखो क्वेश्चन का लेवल नीट में मैंने जहाँ तक देखा है तो क्वेश्चन का लेवल बहुत इजी होता है। अगर आप एवरेज स्टूडेंट हो और थोड़ा सा आप मेहनत कर रखे हो और अच्छा सा आपका प्रैक्टिस है, तो आप इजीली 45 क्वेश्चन अटेंड कर सकते हो, पूरे हिट कर सकते हो। ठीक है, तो बड़ी बात नहीं है, फिजिक्स का लेवल बहुत ही मॉडरेट रहता है, मैंने देख लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन 21।
21 क्वेश्चन में देखो क्या है, सॉलिड सिलेंडर ऑफ मास 2 kg एंड रेडियस गिवन है, इज रोटेटिंग अबाउट इट्स एक्सिस एट अ रेट, उसका स्पीड गिवन है, द टॉर्क रिक्वायर्ड टू स्टॉप आफ्टर 2 पाई रेवोल्यूशन इज। ठीक है, अब देखो क्या होगा, ये हमारा सिलेंडर है, तो एक्सिस पे रोटेट कर रहा है। ठीक, तो रोटेट करने से क्या होगा, उसमें क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी होगी। अब मुझे अगर उसको रोकना है तो मुझे वर्क डन करना पड़ेगा, और वर्क डन किसके इक्वल होना चाहिए, उसके काइनेटिक एनर्जी के इक्वल होना चाहिए। ठीक, अब रोटेशन में वर्क डन जो होता है, एक फॉर्मूला होता है टॉर्क इनटू कितना एंगल उसने मूव किया है। ठीक, अब ये किसके इक्वल होना चाहिए, उसके काइनेटिक एनर्जी के इक्वल होना चाहिए, तो दैट इज 1/2 आई और चेंज इन ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, क्योंकि फाइनली तो हमें स्टॉप करना है, तो इसकी फाइनल जो एंगुलर वेलोसिटी होनी चाहिए वो 0 होगी, और इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी उसने गिवन है। ठीक, अब इसको सॉल्व करते हैं। तो क्या है हमारा, टॉर्क इंटू थीटा इक्वल टू हाफ आई डेल्टा ओमेगा स्क्वायर। तो ओमेगा डेल्टा निकालते हैं, डेल्टा ओमेगा, तो फाइनल एंगुलर वेलोसिटी 0। ठीक, और इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी गिवन है, इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी में उसने क्या बोला, 3, देख लेते हैं, 3 RPM यानी 3 रेवोल्यूशन पर मिनट। तो इसको हमें चेंज करना पड़ेगा, पर मिनट को पर सेकेंड निकालना पड़ेगा, और रेवोल्यूशन में कितना एंगल कवर करेगा, 2 पाई। ठीक, तो ये आ जाएगा हमारा, चेंज हो गया मैग्नीट्यूड अगर ले ले तो ये आ जाएगा कितना, 6 पाई/60। ठीक, अब यहाँ पुट करते हैं, हमें निकालना है टॉर्क एंड जो कितना रोटेशन बोल रखा है उसने बोल रखा है 2 पाई, तो 2 पाई में कितना एंगल बनाएगा, कितना एंगल कवर करेगा, 2 पाई रोटेशन इंटू एक एंगल में, एक रोटेशन में कितना एंगल, वो भी 2 पाई। ठीक, हाफ, अब एक्सिस पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितनी होती है सिलेंडर की, तो 2m, मास क्या गिवन है देखो 2 kg, चलो पुट करेंगे बाद में, 2m r स्क्वायर, और ओमेगा आ गया हमारा पाई/10 का स्क्वायर, तो ये आ गया कितना, 4 पाई स्क्वायर, यहाँ से आ जाएगा 1/4, मास इज 2, रेडियस क्या है, तो रेडियस जो है हमारा गिवन है 4 सेंटीमीटर, तो इसको उसमें कन्वर्ट करेंगे किसमें, CGS से SI यूनिट में, यानी 4/100 का स्क्वायर और पाई/10, और इसको सॉल्व करो, तो सॉल्व करने के बाद आ जाता है हमारा टोटल 2 × 10⁻⁻6 न्यूटन मीटर, टॉर्क का यूनिट होता है। ठीक, तो इसका ऑप्शन देखते हैं क्या है, ये ऑप्शन है, ये फर्स्ट वाला। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन में है, द फोर्स गिवन है एक्ट ऑन अ पार्टिकल इन y डायरेक्शन, where F is in Newton, y is in meter, work done by the this force to move particle from। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन है, थोड़ा सा हमें यहाँ पे इंटीग्रेशन यूज करना पड़ेगा। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि y डायरेक्शन में एक फोर्स एक्ट कर रहा है, और उसका मैग्नीट्यूड गिवन है 20 + 10y। ठीक, और देखो ये वेरिएबल फोर्स है, रीजन क्या है, फोर्स जो है y कोऑर्डिनेट के साथ वेरी करता जा रहा है। ठीक, अब वर्क डन निकालना है जब y कोऑर्डिनेट चेंज हो रहा है फ्रॉम 0 टू, यानी यहाँ से 1 तक ले जाता है। ठीक, तो वर्क डन सिंपली क्या होता है, dw इक्वल टू क्या होता है, F dx लिखते हैं, लेकिन यहाँ पे dx की जगह y की डायरेक्शन है तो हम dy लिख सकते हैं। cos 0, एंगल 0 है, दोनों एंगल देखते हैं क्या आता है, अभी 0 नहीं है, 20 +
10y डॉट dy। अब 20 तो कांस्टेंट है, तो ये तो सिंपली मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 20 dy आ गया, प्लस यहाँ पे ये भी y डायरेक्शन में है, ये भी y, तो ये कितना आ जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा 10y dy। अब टोटल वर्क डन निकालना है तो क्या करना है, इंटीग्रेशन कर देंगे, तो वर्क डन जो आएगा अपना 20, ये आ जाएगा y प्लस 10 वाई स्क्वायर बाय 2, और लिमिट कहाँ से कहाँ जाना है, तो जीरो से कहाँ तक, 1 सेंटीमीटर तक, सेंटीमीटर है मीटर है, देखते हैं, मीटर गिवन है तो 1 मीटर तक, तो हमें यूनिट चेंज करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। तो यहाँ पे सॉल्व कर देंगे इसको, तो ये आ जाएगा अपना 20 हो जाएगा, और प्लस में हो जाएगा 5 एंड 1, क्योंकि 0 रखें तो 0 हो जाता है, ठीक है, इंटीग्रेशन, सिंपल इंटीग्रेशन है यहाँ पे, तो ये आ जाएगा 5, आंसर आ गया 25 जूल। अब देखते हैं ऑप्शन क्या है हमारे पास, 30 जूल, 5 जूल, 25, 20, तो 25 आ गया। लेवल ऑफ क्वेश्चन बहुत ईजी है, इसमें कुछ क्वेश्चन तो ऐसे हैं कि जो आप सिंपल पढ़े हुए हैं, सिंपल CBSE में आपके अगर 50 मार्क्स भी आते हैं तब भी आप उसको अटेंड कर सकते हो, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट एज सर्किट प्रोटेक्शन, सर्किट प्रोटेक्शन में कौन सा यूज करते हैं, कंडक्टर थोड़ी करता है, इंडक्टर भी नहीं करता, स्विच, फ्यूज होता है ना कि जब हमारे वोल्टेज ज़्यादा हो जाती है तो फ्यूज बर्न हो जाता है, जिससे कि पूरी लाइट कट जाती है, ठीक। 24th क्वेश्चन, इन द सर्किट शोन बिलो द रीडिंग ऑफ वोल्ट मीटर एंड एमीटर विल बी, ठीक है। क्वेश्चन देखते हैं, फिगर में क्या है, 10 ओम का बैटरी है, वोल्टेज पैरेलल में लगा रखा है वोल्ट मीटर, और एक एमीटर लगा रखा है, और पूछ रहा है, और दूसरा फिगर है, दूसरा सर्किट है, उसमें भी सेम केस है। अब देखो क्वेश्चन में, ये क्वेश्चन थोड़ा माइंड से करना पड़ेगा, क्योंकि इसमें अगर आपको बेसिक पता होगा तभी आप कर पाओगे। वोल्ट मीटर क्या होता है, पैरेलल में लगता है, ठीक, और जिसके पैरेलल में लगेगा उसकी वैल्यू मेजर करेगा। इट मीन्स कि इस सर्किट में करंट I1 है, तो I1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 10/10, मतलब 1 एम्पियर, और सारा का सारा वोल्टेज 10 ओम के अक्रॉस कंज्यूम हो रहा है, तो इस मीन्स V1 की वैल्यू भी होगी वो 10 होगी, ठीक। A1 की वैल्यू क्या होगी, 1 एम्पियर होगी। इस सर्किट में देखो, अब इस सर्किट में इसने क्या किया कि यहाँ रेजिस्टेंस लगा दिया वोल्ट मीटर के साथ। अब क्या डिफरेंस आएगा वोल्ट मीटर की रीडिंग में, कुछ लोग क्या करेंगे कि इन दोनों को पैरेलल करके और 5 आ जाएगा, उसके बाद करंट निकालेंगे तो 2 एम्पियर कर देंगे और लिख देंगे A2 इज ग्रेटर देन, ठीक। तो वो नहीं लगेगा, क्योंकि वो गलत कंसेप्ट है। रीज़न क्या है, देखो ये जो वोल्ट मीटर होता है, एक आइडियल वोल्ट मीटर का जो रेजिस्टेंस होता है वो इनफाइनाइट होता है। अब उसके साथ तुम सीरीज में 10 ओम जोड़ लो, 100 ओम जोड़ लो, कितना भी जोड़ लो, वो इनफाइनाइट ही रहेगा टोटल। इट मीन्स जब ये पूरा का इस सर्किट का रेजिस्टेंस इनफाइनाइट है, इन्फिनिटी है, तो यहाँ से कोई करंट पास नहीं करेगा, ठीक। तो इट मीन्स क्या हुआ कि इसका सर्किट में कोई रोल ही नहीं है। तो हमारे इस सेकेंड सर्किट में कितना रेजिस्टेंस बचा इसको हटाने के बाद, 10 ओम का, और 10 ओम का रेजिस्टेंस है तो करंट कितनी हो जाएगी, 1 ओम हो जाएगी, यानी A2V1, और करंट 1 ओम इससे पास कर रही है, तो वोल्टेज कितना कंज्यूम हो रहा होगा, 10 वोल्ट, तो V2 क्या करेगा, 10 वोल्ट रीड करेगा। तो इसको सिंपली तुम इसको हटा कर इसको वायर का दूसरा एंड यहाँ कनेक्शन मान लो, ठीक। तो ये V2 भी आ गया हमारा कितना, 10 वोल्ट। अब देख लो, मैच कर लो, तो दोनों इक्वल ही है, यानी V1 V2 इक्वल, I1 I2 इक्वल, तो ऑप्शन कौन सा आएगा, थर्ड ऑप्शन आ जाएगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 25th क्वेश्चन है,
25th में क्या बोल रहा है, होलो मेटल स्फीयर ऑफ रेडियस आर इज यूनिफॉर्मली चार्ज, ठीक है, द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू स्फीयर एट द डिस्टेंस आर फ्रॉम द सेंटर। सिंपल सा क्वेश्चन है, तो डेरिवेशन भी कराया जाता है, सीबीएसई में भी इसका डेरिवेशन आता है। तो सिंपली देख लेते हैं कैसे करते हैं। इसमें बोल रखा है कि रेडियस आर का एक होलो सिलेंडर नहीं, स्फीयर है, होलो मेटल स्फीयर है, ठीक है। वो उसके डिफरेंट डिफरेंट डिस्टेंस पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड कब बताना है, तो और उस पर यूनिफॉर्मली चार्ज हम मान लेते हैं क्यों। तो सिंपली कंसेप्ट से पता है कि जितना भी इनसाइड होलो स्फीयर जो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, जीरो, ठीक। बिकॉज अगर गॉस लॉ यूज कर लो तो मैं अगर एक गॉसियन सरफेस ड्रॉ कर देता हूँ इनसाइड ऑफ रेडियस आर विच इज लेस देन रेडियस ऑफ स्फीयर, तो ई डॉट डी एस यूज करेंगे तो नेट चार्ज इनसाइड गॉसियन सरफेस क्या है, जीरो है ना, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, ठीक। ओके, अब बाहर की साइड में लेंगे तो बाहर गॉसियन सरफेस ड्रॉ करेंगे ऑफ रेडियस आर विच इज ग्रेटर देन रेडियस ऑफ स्फीयर। तो इसमें जब गॉसियन सरफेस आप ड्रॉ करोगे तो इनसाइड गॉसियन सरफेस चार्ज कितना आएगा, क्यू आ गया ना। तो इसमें अगर इक्वेशन लिखोगे तो पूरा क्यू आएगा, म्यू नॉट, और इसको इंटीग्रेट करोगे, सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा क्यू डी एस कितना आ जाएगा, अगर डी एस आ जाएगा अपना 4 पाई, जहाँ निकालना चाहते हैं आर स्क्वायर इंटू म्यू नॉट, ठीक। तो यहाँ देखो ये इस बाहर की साइड में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर, यानी डिक्रीजिंग फॉर्म में, और इनसाइड जीरो है। तो ऑप्शन देखते हैं क्या है, इंक्रीज एज आर इंक्रीज फ्रॉम आर इक्वल टू लेस देन पे तो इंक्रीज थोड़ी होगा, जीरो वाला दो ऑप्शन है, इंक्रीज, ठीक है, जीरो एज इंक्रीज फॉर इतना एंड डिक्रीज फॉर इतना, इंक्रीज एंड इंक्रीज तो होगा नहीं बाहर, तो ऑप्शन क्या आएगा, ऑप्शन हमारा आ जाएगा 25 का सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोल रखा है कि एट अ पॉइंट ए ऑन द अर्थ सरफेस द एंगल ऑफ डिप गिवन है, एट द पॉइंट बी द अर्थ सरफेस एंगल ऑफ डिप गिवन है, वी कैन interpret that sphere A and B both are located in northern sphere। देखो जो पॉजिटिव है डिप मतलब वो किधर होगा, नॉर्थन स्फीयर पे होगा, और जब नेगेटिव है तो वो सदर्न स्फीयर में। तो ऑप्शन इसका आ जाएगा हमारा कौन सा, लोकेटेड नॉर्थन सदर्न, बी आ जाए, थर्ड आ जाएगा। 27th का है टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एटम इज, ये गिवन है काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जी आर रिस्पेक्टिवली। तो टोटल एनर्जी का जो होता है इक्वल, वो किसके इक्वल होता है, इसका मैग्नीट्यूड जो होता है वो काइनेटिक एनर्जी के इक्वल होता है, ठीक है, एंड हाफ ऑफ और पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, दैट इज हाफ होती है, या डबल बोल रहा हूँ, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो डबल आएगा ना, पोटेंशियल एनर्जी डबल ऑफ टोटल या काइनेटिक एनर्जी। तो हमें टोटल एनर्जी गिवन है प्लस में काइनेटिक एनर्जी होगा, तो दो ऑप्शन बचते हैं और इसका डबल होना चाहिए, तो ऑप्शन थर्ड हमारा आंसर, ठीक है। 27। नेक्स्ट इज 28, इंटरनल रिफ्लेक्शन व्हेन द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू क्रिटिकल एंगल फॉर द पेयर ऑफ मीडियम, द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन पूछ रहा है, सिंपल सा क्वेश्चन है। अगर कोई लाइट क्रिटिकल एंगल पे गिरती है तो वो अलॉन्ग द सरफेस जाती है, तो एंगल ऑफ जो हमारा रिफ्लेक्शन होगा कितना आ जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा ना, तो इसका आंसर क्या होगा 4। सिंपली देख लो, एक चीज़ बताता हूँ, अगर इसमें स्नेल्स लॉ यूज करोगे तो ये मीडियम हो गया, ये एयर हो गया, क्योंकि डेंसर टू रेयर मीडियम जाना चाहिए फॉर इंटरनल रिफ्लेक्शन, तो म्यू एम साइन एंगल ऑफ क्रिटिकल उधर 1 है और साइन 90 हो गया, तो यहाँ से म्यू एम आ गया मीडियम, साइन आई सी मतलब क्रिटिकल एंगल 1। तो यहाँ से आप किसी भी मीडियम, इस फॉर्मूले से किसी भी मीडियम का या तो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स निकाल सकते हो या फिर उसके लिए
क्रिटिकल एंगल फाइंड कर सकते हो अगर उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स गिवन होगा, तो कितना क्रिटिकल एंगल होगा उसका इस फॉर्मूले से निकाल सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्क डन टू रेज अ मास m from the surface of earth to a height h which is equal to radius of earth। सिंपल सा क्वेश्चन है, पोटेंशियल एनर्जी निकाल लो, पोटेंशियल एनर्जी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, ठीक, ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ, और दूसरा कहाँ ले जा रहा है वो h बाय टू हाइट h विच इज इक्वल टू रेडियस ऑफ अर्थ, यानी ये r हो गया, एक r ये था, ठीक, तो यहाँ ले जा रहा है वो। तो एक चीज़ देखो, जो हमने पोटेंशियल हम पढ़ते हैं ना पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला mgh, ठीक, ये वाला यहाँ पे क्यों यूज नहीं करेंगे, तो रीज़न सिंपल ये है कि जो mgh है वहाँ पे g जो होना चाहिए वो कांस्टेंट होना चाहिए, ठीक, कांस्टेंट होना चाहिए, इट मीन्स कि जो h की वैल्यू होनी चाहिए दैट शुड बी लेस देन मच लेस देन रेडियस ऑफ अर्थ, यानी जितना हम हाइट ले जा रहे हैं उसको ऊपर नीचे कर रहे हैं वो अर्थ के रेडियस से कंपेरेबल नहीं होना चाहिए। बट यहाँ पे जब वो सरफेस से ऊपर ले गया है तो डेट इज रेडियस कितना, डिस्टेंस कितना ले जा रहा है आर, इट मीन्स कि जी वेरी कर रहा है ना, जी वेरी कर रहा है, इट मीन्स कि हम एम जी एच नहीं लिख सकते, यानी एम जी आर बोल देंगे कई लोग तो वो गलत हो जाएगा। तो इसमें वेरिएशन में क्या होगा, एक तो हम यूज़ कर सकते हैं इंटीग्रेशन के, स्मॉल मान लो आर डिस्टेंस पे ले लेते हैं, एक्स डिस्टेंस पे ले लेते हैं और उसको डी एक्स को लेके मूवमेंट करके फिर इंटीग्रेट कर सकते हैं, तो ये तरीका है। दूसरा तरीका क्या है, सिंपल ग्रेविटेशन पोटेंशियल फॉर्मूला यूज कर लो, माइनस जी एम बाय आर, आर मतलब क्या डिस्टेंस है वो, इसको स्मॉल आर कर लो, तो सरफेस पर के लिए क्या होगा इसका u1 ले लेते हैं इसको, माइनस जी एम इज द रेडियस ऑफ सॉरी मास ऑफ अर्थ और स्मॉल एम इज मास ऑफ डेड बॉडी आर, अब जो वो ऊपर ले गया तो u2 u2 जी एम 2r, इसको माइनस करोगे, माइनस करने पे क्या आएगा, तो चेंज इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी, हाफ, दैट इज कितनी हो जाएगी, हाफ जी एम स्मॉल एम बाय आर, ठीक। अब इसको एम जी आर के फॉर्म में कैसे चेंज करोगे, तो एम जी आर के फॉर्म में चेंज करने के लिए जी इक्वल टू जी एम बाय आर स्क्वायर आता है, उसको यूज करोगे रिप्लेस करोगे तो आंसर आ जाएगा हमारा हाफ एम स्मॉल एम जी आर, ठीक। और एक और सिंपल सा कंसेप्ट बता दूं, यहाँ वेरिएबल फोर्स है ना, तो नॉर्मली क्या होता है पोटेंशियल एनर्जी एम जी एच होती है, यानी हाइट कितना ले जा रहा है आर ले गए हैं तो एच की जगह आर लिख लो, लेकिन वेरिएबल है तो वो हाफ हो जाता है, ठीक। किसी भी केस में वेरिएबल मतलब ऐसा हो जाए वो कर सकते हैं, प्रैक्टिस करोगे ना क्वेश्चन के हिसाब से तो पता चल जाएगा, तो आंसर आ जाएगा थर्ड वाला। थर्ड नेक्स्ट क्वेश्चन, when the object is shot from a bottom of a long smooth inclined plane kept at angle 60 with the horizontal, it can travel a distance x, ठीक है, but when the inclination is increased to 30 degree the same object shot with the same velocity travel x2 x1 by x2 का रेशियो फाइंड करना। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, देखो मैं एक नया कंसेप्ट सिखाऊंगा यहाँ पे, दैट इज कॉल्ड रोटेशन ऑफ एक्सिस। हमें कुछ नहीं करना, सिंपली जो मोशन के एक फॉर्मूले हैं वही यूज करना है। ये हो गया हमारा इंक्लाइंड प्लेन, ये हो गया हमारा राउंड सरफेस, उसने इसके अलोंग फेंका है बॉल को विद वेलोसिटी u, ठीक। फर्स्ट केस में जब उसने एंगल बोल रखा है उसने, जब थीटा 60 डिग्री है तो कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है, दैट इज
कितना है देखो x1, और दूसरा में जब थीटा 30 डिग्री है तो x कितना है, x2 हो गया। कुछ नहीं करना, मैं क्या करूँगा कि इस एक्सिस को, मतलब कि जो हमारा प्लेन है, जो इंक्लाइन प्लेन है, उसको रोटेट कर देना है। तो नॉर्मली क्या होता है, ग्रेविटी क्या होती है, वर्टिकली डाउनवर्ड। मैंने इसके दो कंपोनेंट लिए हैं, एक प्लेन के परपेंडिकुलर, डेट इज जी कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारे यहाँ cos थीटा, जी cos थीटा, और एक अलोंग द प्लेन, ये आ जाएगा जी साइन थीटा। अब नॉर्मल क्या होता है, x इधर होता है, y वर्टिकल होता है, इसमें से ये x था, ये y था। मैंने क्या किया, इस प्लेन को रोटेट कर दिया, इंक्लाइन प्लेन को रोटेट कर दिया। तो x को रोटेट करेंगे, एक्सिस को रोटेट करेंगे, तो मैंने मान लिया कि x जो हो गया अब x डैश अलॉन्ग द प्लेन आ गया, तो वर्टिकल जो होगा y वो इस साइड आ जाएगा, इसको y डैश मान लिया। इट मीन्स कि अगर सिंपल फिगर बनाऊँ तो ये हमारा आ गया x डैश, इंक्लाइन प्लेन भी इसी की साइड है, ठीक, y डैश आ गया इधर। अब देखो क्या अंतर है इसमें, जो y डैश के अलाउंग जो ग्रेविटेशन है वो कितना है, एक्सेलरेशन g cos थीटा, और उसके प्लेन के इंक्लाइन प्लेन के अलाउंग कौन सा है, g साइन थीटा, ठीक। बॉल की तरफ फेंका गया u स्पीड से, ठीक। तो सिंपल वन डायमेंशन मोशन आ गया। अब इसको यूज कर लेंगे, तो कौन सा इक्वेशन यूज करें, थर्ड यूज करते हैं। फाइनल वेलोसिटी रुकनी है 0, इनिशियली था u स्क्वायर से फेंका गया प्लस 2, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी अपोजिट डायरेक्शन में वेलोसिटी के, तो माइनस आ जाएगा, तो डेट इज जी, फर्स्ट केस में कितना साइन 60 है, साइन 60 x1, दूसरे में u2 प्लस 2 माइनस जी साइन 30 x2, ठीक। यहाँ से इनको सॉल्व करोगे तो x1 बाय x2 कितना आ जाएगा, दैट इज 1/√3, ठीक। तो सिंपल सा कंसेप्ट है, एक्सिस ऑफ रोटेशन करके निकाल सकते हो। अब देखते हैं ऑप्शन, तो ये ऑप्शन कौन सा हमारा, ऑप्शन इज थर्ड। तो ये क्वेश्चन थे हमारे 16 to 30, लेवल इनका मॉडरेट ही है, ज़्यादा टफ नहीं है। फर्स्ट टू 15 क्या आते हैं वो इजी टाइप के थे, इसमें थोड़ा मॉडरेट डाल दिया है, तो इसमें क्वेश्चन कोई डिफ़िकल्ट नहीं है। अगर आपका स्ट्रॉन्ग कंसेप्ट है, एवरेज स्टूडेंट स्ट्रॉन्ग कंसेप्ट विद एवरेज स्टूडेंट भी कर सकते हैं, इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो इतना कोई टफ पेपर नहीं आता, नीट का आप 45 क्वेश्चन हिट कर सकते हो आराम से, फुल मार्क्स के पेपर होते हैं अगर आप थोड़ा सा मेहनत कर लोगे, प्रैक्टिस कर लोगे, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट पार्ट में हम कवर करेंगे बाकी के क्वेश्चन कौन से, 31 to 45 क्वेश्चन, ठीक है। ओके, थैंक यू। प्लीज़ सब्सक्राइब करें और लाइक करें और इसको शेयर करते रहें। थैंक यू।